Elena. Otro mensa, claro. Mensa. जी Mensa mo sa garage está. स्टूडेंट जाग रहे हैं या सो रहे हैं? मैंने कुछ पूछा था और अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। माशाल्लाह, आप जाग रहे हैं कि जिन्होंने सिर्फ जी सर के जवाब दिए हैं। ठीक है, आप सोते रहें, मैं बोलता रहता हूँ। मेरे ख्याल में हमने ये तो मुझे श्योर है कि 53 सेक्शन पढ़ लिया था। 53 रूल, उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो 54 है, और ऑनवर्ड पढ़ लेते हैं, चाहे भले रिपीटेशन हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। 53 रूल जो है, और सारे 53 रूल तक पढ़ लिया था, 54 रूल पढ़ लिया था, तो भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि attachment of immovable property. Where the property is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the judgment debtor from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge. कि जब प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो जजमेंट डेप्टर की है और उसको अटैच करना है, तो वो प्रॉपर्टी किस तरह अटैच की जाएगी कि जो जजमेंट डेप्टर है उसको ऑर्डर किया जाएगा, उसको डायरेक्ट किया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी को भी ट्रांसफर न करे। ठीक है, नई नई इसके बेनिफिट जो है वो हासिल करे, बेनिफिट ले, चार्ज करे प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड ऑल पर्सन फ्रॉम टेकिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम सच ट्रांसफर और चार्ज, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी डायरेक्ट किया जाएगा कि इस ट्रांसफर या चार्ज के नतीजे में कोई भी बेनिफिट वो हासिल न करें। अगर जो प्रॉपर्टी है जो अटैच करना है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेप्टर की है, तो अटैचमेंट किस तरह से होगी कि कोर्ट ऑर्डर पास करके जजमेंट डेप्टर को मना करेगी कि ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर ना की जाए, न इसका कोई बेनिफिट वगैरह वो हासिल करे। इस तरह से दूसरे लोगों को भी कहा जाएगा, मना किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा कि वो इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या चार्ज से कोई भी बेनिफिट न लें। The order shall be proclaimed at such place on or adjacent to such property by beat or drum or other customary mode. क्योंकि ओल्ड लॉ है, अब तो बहुत जदीद तरीके आ गए, तो रूल बता रहा है कि वो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया है उसके नज़दीक उस प्लेस पे या उसके नज़दीक जो है, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी की नेचर क्या है, तो ड्रम बीट कर ढोल बजा के बताया जाएगा, या कोई और जो मकामी तरीका रहा है जो उसके तरीके लोग से ये ऑर्डर शेयर किया जाएगा, प्रोक्लेम किया जाएगा। एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी affixed on a conspicuous part of the property and then upon a conspicuous part of the court house, और उस ऑर्डर की जो कॉपी है उस प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया उसकी पे किसी न कहीं नुमाया जगह पे उसको चिपसा किया जाएगा और कोर्ट में भी उसको चिपसा किया जाएगा। And also where the property is land paying revenue to the government in the office of the collector of the district in which the land is situated. अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो जमीन है जिससे जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे किया जाता है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के ऑर्डर की जो कॉपी है वो जो कलेक्टर है उस प्रॉपर्टी के डिस्ट्रिक्ट वाला का जो कलेक्टर है उसके ऑफिस में भी वो चिपसा की जाएगी, ऑर्डर की कॉपी चिपसा की जाएगी।
रूल 55 है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट के हवाले से कि प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो डिक्री थी वो सेटिस्फाइड हो गई। Where the amount decreed with cost and all charges and expenses resulting from the attachment of any property are paid into code। के डिक्री के तहत जो पैसे थे वो पैसे कास्ट के साथ, और जब कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी अटैच की उस पर जो खर्चा वगैरह आया, ठीक है, उस खर्चे के साथ जजमेंट डेप्टर ने वो सारे पैसे कोर्ट में जमा करा दिए। Satisfaction of decree is otherwise made through the court or certified to the court। पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर ली, मसलन जो जजमेंट डेप्टर था उसने कोई प्लाट दे दिया, कोई घर दे दिया, कोई जमीन दे दी, या ज्वेलरी दे दी, या किसी और तरीके से पार्टीज के दरमियान सेटलमेंट हो गई। ये आउट ऑफ कोर्ट हो गई या थ्रू दी कोर्ट हो गई। अगर आउट ऑफ कोर्ट हुई तो पार्टीज ने कोर्ट को बता दिया कि डिक्री सेटिस्फाइड हो गई है, और थ्रू दी कोर्ट हुई तो कोर्ट को ऑब्वियसली उसमें पता चल गया। द डिक्री इज सेट असाइड और रिवर्स, या जो सुपीरियर कोर्ट है उसने डिक्री को सेट असाइड कर दिया। अब जब डिक्री नहीं रही, दो सिचुएशन इससे पहले क्या थी कि डिक्री की कंप्लायंस हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। सेकंडली डिक्री जो है सेटिस्फाइड हो गई। थर्डली डिक्री सेट असाइड हो गई। द अटैचमेंट शैल बी डीम्ड टू बी विथड्रॉन, तो समझा जाएगा कि अटैचमेंट जो है वो वापस ले ली गई है। And in the case of immovable property, the withdrawal shall, if the judgment chapter so desired, be proclaimed at his expenses, and a copy of proclamation shall be affixed in the manner prescribed by the last preceding rule। अब जब अटैचमेंट विथड्रॉ कर दी गई है, और अगर वो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया गया था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसके हवाले से जो जजमेंट डेप्टर है वो ये चाहता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि इसको भी प्रोक्लेम किया जाए कि अटैचमेंट खत्म हो गई है, ठीक है ना। क्योंकि जब अटैचमेंट की कॉपी चिपसा की गई, ड्रम बीट कर, ढोल बजा कर लोगों को बताया गया कि ये प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है, तो ऑब्वियसली लोगों के जहन में ये आ गई बात कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसके हवाले से कोर्ट में केस चल रहा है। तो अब केस खत्म भी हो जाए तो अगर वो सेल करना चाहे तो लोगों के जहन में वो बात रहेगी कि नहीं भाई ये पता नहीं सच है क्या है, कल मसाला वगैरह, तो हो सकता है कि उसको उतनी वैल्यू प्राइस ना मिले, ठीक है। तो इस हवाले से अब जजमेंट डेप्टर कह रहा है कि भाई ठीक है, खर्चा मैं दूंगा। अब कोर्ट जिस तरह से अटैचमेंट की प्रोक्लेमेशन की थी, अब अटैचमेंट की विथड्रॉल की पूरी प्रोक्लेमेशन उसी तरह से की जाए ताकि लोगों को पता चले कि नहीं अब अटैचमेंट खत्म हो गई है। रूल 56 है रूल 56 है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स to party entitled under the decree where the property attached is current coin or currency note। वो सिचुएशन जिसमें जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो करेंसी नोट है या कॉइन्स हैं जो सिक्के होते हैं। The court may at any time during the continuance of the attachment, तो कोर्ट अटैचमेंट के दौरान, अटैचमेंट चल रही है, अटैचमेंट खत्म नहीं हुई, तो किसी भी वक्त ऑर्डर कर सकती है कि डायरेक्ट दैट सच अ कॉइन और नोट्स और अ पार्ट thereof sufficient to satisfy the decree be paid over to the party entitled under the decree to receive the same। तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि ये सारे करेंसी नोट या सारे सिक्के या इनमें से कुछ जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट है,
तो जो पार्टी डिक्री के तहत हकदार है उस पार्टी को ये करेंसी नोट या सिक्के जो है वो अदा कर दिए जाएं, हवाले कर दिए जाएं। नेक्स्ट रूल है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट where any property has been attached in execution of a decree, but by reason of the decree holder's default, the court is unable to proceed further the application for execution. It shall either dismiss the application or for any sufficient reason adjourn the proceeding to a future date. Upon the dismissal of such application, the attachment shall cease. डिक्री के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है, लेकिन डिक्री होल्डर के डिफॉल्ट की वजह से कोर्ट जो है फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकती। जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है उसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। फर्दर क्यों नहीं प्रोसीड कर सकती? उसमें जो डिफॉल्ट है वो ऑन द पार्ट ऑफ द डिक्री होल्डर है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस डिक्री होल्डर की जो एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डिसमिस कर सकती है, या फिर जो प्रोसीडिंग्स है वो एडजन कर देगी। अगर कोर्ट एप्लीकेशन डिसमिस करती है तो ऐसी सूरत में जो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। हम जो रूल्स पढ़ रहे थे वो अटैचमेंट के हवाले से थे, और उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है 58 वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लेम्स टू एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। कि प्रॉपर्टी अटैच की गई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, अब उस पर किसी और ने क्लेम कर दी है कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती इस केस में, मेरा तो इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? वेयर एनी क्लेम इज प्रीफर्ड टू or any objection is made to the attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment। कि जब कोई क्लेम प्रीफर की गई है, सबमिट की गई है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, या डिक्री के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उस अटैचमेंट पर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, ठीक है, वजह क्या बताइए ऑब्जेक्शन की कि ये प्रॉपर्टी जो है ये अटैच नहीं हो सकती, ये इट्स नॉट लायबल टू बी अटैच। द कोर्ट शैल प्रोसीड टू इन्वेस्टिगेट द क्लेम और ऑब्जेक्शन with the like power as regards the examination of the claimant or objector and in all other respect if he was a party to the suit। तो वो कोर्ट जो डिक्री एग्जीक्यूट कर रही है वो कोर्ट उस क्लेम को सुनेगी, उस क्लेम के हवाले से या उस ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगी, बिल्कुल इस तरह से कि उस क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर को एग्जामिन करने का इस ई कोर्ट को पावर हो, और ये जो क्लेमेंट है या ये जो ऑब्जेक्टर है ये इस तरह से बिल्कुल पार्टी टू द सूट हो, तो इस ई तरह से कोर्ट उनकी क्लेम या ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगी। Provided that no such investigation shall be made where it appears to the court that the claim or objection, whether made before or after the sale, has been designedly or unnecessarily delayed or was not made within a reasonable time or within 1 year of the date of the first attachment of the said property in the execution of the said decree, whichever is earlier। प्रोविजन में बताया गया है कि इस क्लेम इस ऑब्जेक्शन पर कोई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी इस सूरत में जब कोर्ट को लगे कि ये जो क्लेम है या ये जो ऑब्जेक्शन है ये चाहे वो अटैच प्रॉपर्टी की सेल के बाद या उसकी सेल से पहले रेज किया गया है, ये
ऑब्जेक्शन या ये क्लेम बहुत ही डिलेस के साथ, मीन्स बहुत ही लेट ये ऑब्जेक्शन या क्लेम रेज किया गया है। कोर्ट समझती है कि ये जो ऑब्जेक्शन आया है, ये जो क्लेम आई है, ये बहुत ही देर से आई है, बहुत ही लेट आई है। या यूं कहा जाए कि जो फर्स्ट अटैचमेंट की गई, जो प्रॉपर्टी थी उसकी जो फर्स्ट अटैचमेंट की गई, उसके विद इन 1 ईयर ये क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। या थर्डली जो टर्म यूज किया गया है कि नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम, मुनासिब टाइम के अंदर ये क्लेम या ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट है वो उस क्लेम, उस ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, unless the claimant or objector proves title acquired in good faith and for consideration subsequent to the date of the first attachment। कि जो पार्टी है, जो क्लेमेंट है, जो ऑब्जेक्टर है, वो ऑब्जेक्शन रेज करता है और ऑब्जेक्शन के साथ हालांकि देर की गई है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन में एक टाइटल जो है, उसका टाइटल वो प्रूव करता है जो कि उसने गुड फेथ के तहत हासिल किया है। हालांकि उसने ये टाइटल जो अटैचमेंट है, फर्स्ट अटैचमेंट, उस फर्स्ट अटैचमेंट के बाद हासिल किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन है, उसने पैसे दिए हैं, ठीक है, और गुड फेथ में टाइटल लिया है, और ये कि वो टाइटल प्रूव कर रहा है। तीन बातें, टाइटल, गुड फेथ एंड कंसिडरेशन। सेकेंडली बी में है कि प्रूव्स दैट हिज प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट whether their interest existed at the time of such attainment or was acquired thereafter fraudulently omitted to make a claim or objection। कि उस शख्स ने, जो क्लेमेंट है या जो ऑब्जेक्टर है, उसने कोर्ट में यह बात प्रूव की है कि इससे पहले जो उसका जो प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट था, वो प्रॉपर्टी जो उसने, उन्होंने क्लेमेंट ने या ऑब्जेक्टर ने ली है, जिसका टाइटल उसके पास है, तो पिछले जो शख्स ने फ्रॉड के तहत या किसी और रीजन की वजह से क्लेम या ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया। Thirdly, implies all such predecessors and interest as parties। और अब जो उसने क्लेम कोर्ट में पेश किए, जो ऑब्जेक्शन कोर्ट में रेज किया है, उस क्लेम, उस ऑब्जेक्शन में जो वो प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट जो है, प्रीवियस जो पार्टीज हैं, उनको भी बतौर पार्टी इस सूट में, अपनी ऑब्जेक्शन वाली एप्लीकेशन में उनको बतौर पार्टी बना रहा है। इस सारे रूल की जो बात, जो थीम था वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई क्लेम आती है तो कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको एग्जामिन करेगी, बिल्कुल इस तरह से कि कोर्ट को ये पावर है, कोर्ट ने डिग्री पास की है, और वो जो क्लेमेंट है, वो जो ऑब्जेक्टर है, वो पार्टी टू द सूट है, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन अगर उनकी क्लेम या ऑब्जेक्शन रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं आया, या फर्स्ट अटैचमेंट के बाद विद इन 1 ईयर वो नहीं आया, या बहुत ही डिले से, अनस्पेसिफाइड है कि कितनी डिले, लेकिन डिले है। तीन कैटेगरीज बताई गई हैं कि डिले है, अननेसेसरीली डिले है, या रीजनेबल टाइम के अंदर नहीं है, या थर्डली कि फर्स्ट अटैचमेंट के बाद विद इन 1 ईयर के अंदर वो ऑब्जेक्शन या क्लेम नहीं फाइल किया गया, तो कोर्ट उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। थर्डली जो बात है इस रूल में वो ये है कि हाँ, अगर वो शख्स टाइटल प्रूव करता है और कहता है कि ये टाइटल गुड फेथ में और कंसिडरेशन के बेसिस पर उसने ये अक्वायर किया है। सेकंडली वो प्रूव करता है इस बात को कि उससे पहले जो प्रेडिसेसर थे इन इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, उन्होंने आइदर उनको टाइटल था या नहीं, लेकिन फ्रॉड के जरिए, फ्रॉड करते हुए ये क्लेम या ये ऑब्जेक्शन जो है वो रेज नहीं किया। पिछले जो लोग थे उन्होंने फ्रॉड करते हुए ये क्लेम या ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया।
थर्डली, ये क्लेमेंट क्या करता है कि उन पिछले लोगों को जिनसे इसने टाइटल अक्वायर किया था उनको भी पार्टी बनाता है। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स की क्लेम या ऑब्जेक्शन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। Where the property to which the claim or objection applies has been advertised for sale, अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जिस जो अटैच थी, जिस पर अब ऑब्जेक्शन आ गया है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एडवर्टाइज कर दी गई है। द कोर्ट ऑर्डरिंग द सेल मे पोस्टपोन इट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन। तो कोर्ट उस सेल को पोस्टपोन कर देगी, मुलतवी कर देगी, जब तक इस इन्वेस्ट जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन है उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके रिजल्ट ना आए। रूल 59 है, रूल 59 है कि एविडेंस टू बी एड्यूस्ड बाय क्लेमेंट, the claimant or objector must adduce evidence to show that at the date of the attachment he had a title to or right or interest in the property attained। अब वो शख्स जिसने क्लेम की है, जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है, उसको एविडेंस पेश करते हुए ये बात साबित करना है कि जिस जिस डेट पे प्रॉपर्टी अटैच की गई उस डेट पर टाइटल इस क्लेमेंट के पास था, ठीक है, या उसका राइट टू इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। 58 में था कि वो क्लेम या ऑब्जेक्शन के हवाले से और उसके इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। अब 59 रूल जो बता रहा है वो एविडेंस के जिसने क्लेम किया, जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है, उसको अपनी क्लेम और ऑब्जेक्शन के हवाले से एविडेंस पेश करना है। रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट, रूल 60 है। Whereupon the said investigation, the court is satisfied that the claimant or objector had title to, कि इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में कोर्ट सेटिस्फाइड है कि क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर जो है जिसने ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्शन रेज किया था, उसके पास टाइटल है, उसका टाइटल है और राइट और इंटरेस्ट, या उसका राइट है या उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट है इन द सेड प्रॉपर्टी, and the said property was not by reason of such title, right or interest wholly or partly liable to attachment। और ये कि ये जो प्रॉपर्टी थी उस इंटरेस्ट, उस राइट या उस टाइटल की वजह से मुकम्मल या जुजवी तौर पर अटैच नहीं की जा सकती थी। The court shall make an order releasing the property wholly or as the case may be to such extent as it is not to liable from attachment। तो ऐसी सूरत में कोर्ट वो सारी प्रॉपर्टी या उस जुजवी तौर पर, जुजवी से मतलब है कि जितना हिस्सा उस क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर का बनता है उसके हिस्से की हद तक वो प्रॉपर्टी की अटैचमेंट खत्म कर देगी। आज की क्लास का जस्ट ये लास्ट दो रूल छोटे से हैं।
Rule 61 के continuance of attachment subject to claim of encumbrance. Where the court is satisfied that the property is subject to mortgage, or charge in favor of some person and thinks fit to continue the attachment, it may do so subject to such mortgage or charge. कि जब जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई है कि जो प्रॉपर्टी है वो सब्जेक्ट टू मॉर्ज या चार्ज है इन फेवर ऑफ सम पर्सन, प्रॉपर्टी जो है वो एक तरह से समझे ऑलरेडी गिरवी है, मॉर्गेज है, and thinks better to continue the attachment, it may do so subject to such mortgage or charge. तो कोर्ट जो है वो इवन सब्जेक्ट टू मॉर्गेज या चार्ज है प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कंटिन्यू रख सकती है सब्जेक्ट टू सच मॉर्गेज या चार्ज, कि ठीक है उनकी मॉर्गेज उनकी चार्ज कंटिन्यू रहेगी लेकिन प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई है। लास्ट रूल है आज की क्लास के हवाले से, Rule 62, questions relating to rights etc. of claimant in attached property to be decided by court. All questions relating to the right, title, or interest of claimant or objector in the attached property shall be adjudicated upon and determined by the court, and no separate suit shall lie to establish such title, right, or interest. रूल 58 में था ऑब्जेक्शन या क्लेम अरेज की गई है, अब रूल 62 उसके कनेक्शन में है, इस बात को क्लियर कर रहा है कि अगर किसी पार्टी का ऑब्जेक्शन है, किसी पार्टी की क्लेम है, किसी पार्टी का राइट या इंटरेस्ट है, वो क्लेम, राइट, इंटरेस्ट, टाइटल जो भी है अटैच प्रॉपर्टी के हवाले से, उसके हवाले से कोई अलग से सूट दाखिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्शन, ये क्लेम जो भी है उसको सेम कोर्ट जिसने डिक्री पास की थी, जो कि अब डिक्री एग्जीक्यूट कर रही है, वो ही कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगी, कोई अलग से सूट दाखिल नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, आपका सवाल होता हो कुछ। एक तो बोले ठीक है जनाब, कोई सवाल नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हमारा सेशन खत्म होता है।